है ना। अब इन पार्टनर्स की अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज है रिलेशन टू ईच अदर। तो टुडेज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, बिटवीन देमसेल्फ। तो एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज रहेंगी, ठीक है, उनके लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस। दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे, ठीक है। चैप्टर 2 और आई से चैप्टर 3 बेसिकली, है ना। तो चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ वन पार्टनर विद अनदर पार्टनर। बहुत बेसिक सा है, बहुत ज़्यादा वरी करने वाला नहीं है, बट सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 17 के बीच में, है ना, ये लाई करता है। तो लेट अस गो एंड फाइंड आउट, है ना, कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, आज बेटा, तो अगर राइट्स एंड ड्यूटीज को समझने की कोशिश करें पार्टनर्स की, तो राइट एंड ड्यूटीज ना तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। फर्स्ट इज राइट एंड ड्यूटीज विच आर म्यूचुअल एंड फिक्स्ड, है ना, इसको बोलते हैं जनरल और प्राइमरी राइट्स एंड ड्यूटीज, प्राइमरी राइट्स एंड ड्यूटीज। ये प्राइमरी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है? ये वो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से चेंज नहीं की जा सकती, दे आर द फिक्स्ड, है ना। हम पढ़ेंगे ये प्राइमरी राइट्स एंड ड्यूटीज वो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं विच आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट बी चेंज्ड और अल्टर्ड इवन बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द पार्टीज, है ना, दे कैन नॉट बी अल्टर्ड। सेकंड कैटेगरीज क्या है? दीज आर जनरल ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज। The general rights and duties means rights and duties, basic rights and duties told by the law, ठीक है। तो these are the basic duties, basic rights and duties fixed by the law, and these duties are changeable, they can be altered, इनको बदला जा सकता है, can be altered, they are basic, they can be altered। और ऑब्वियसली जब अल्टर्ड होंगी तो थर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज, कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज और राइट्स। व्हाट आर कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज एंड राइट्स? कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज एंड राइट्स वो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो पार्टीज आफ्टर अल्टरेशन ऑफ द बेसिक ड्यूटीज फिक्स करती है, ठीक है। दीज आर द फिक्स्ड बाय द पार्टीज, फिक्स्ड बाय पार्टीज, ये पार्टीज ने पार्टीज फिक्स करती है। बेसिकली ये जो जनरल ड्यूटीज है इनकी अल्टर्ड फॉर्म है, अल्टर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जनरल राइट्स एंड ड्यूटीज, आई कैन से बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है, और प्राइमरी राइट्स एंड ड्यूटीज, ये दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ, ठीक है। ये जो प्राइमरी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं इन दोनों के लिए अलग वर्ड यूज नहीं किया है इसके अंदर, किसके अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक ही वर्ड यूज किया है जनरल, बट हमने फॉर अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए तीन डिफरेंट वर्ड यूज कर लिए। प्राइमरी ड्यूटीज वो ड्यूटीज है जो कभी नहीं बदलेंगी, एब्सोल्यूट हो जाएंगी वो, है ना, वो हमेशा रहेंगी, जब भी पार्टनरशिप होगी ये ड्यूटी रहेंगी रहेंगी, दीज कैन नॉट बी अल्टर्ड। जनरल ड्यूटीज वो है जहां पर अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो बेसिक ड्यूटीज जो हमको समझनी चाहिए कि ये तो होती है बेसिक, और
कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ड्यूटीज वो राइट्स एंड ड्यूटीज है जो पार्टनर आपस में समझौते के साथ फिक्स करके लिख लेते हैं कि हाँ ये है। तो ऑब्वियसली थर्ड कैटेगरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो कैटेगरीज हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट प्राइमरी ड्यूटीज है ये हमारे को सेक्शन 9, 10 और 11 में देखने मिलेगी। तो स्टार्टिंग विद दिस लेट अस गो इनटू सेक्शन 9। तो विद दिस माइंड सेटअप पहले हम प्राइमरी ड्यूटीज को पढ़ रहे हैं। लॉ में ये वर्ड यूज नहीं किया गया है, फॉर हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं प्राइमरी ड्यूटीज। लॉ में इनको जनरल ड्यूटीज ही बोला गया है, ठीक है, कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया। चलिए, तो प्राइमरी ड्यूटीज कहाँ क्या है, सबसे पहले है सेक्शन 9। तो बेसिकली ये ड्यूटीज की एक पूरी लिस्ट है जो सेक्शन में डिवाइडेड है ना। वी विल ब्रिंग द लिस्ट इनटू अ वन पेज, और वो ये इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक्सप्लेन करना है, बहुत प्राइमरी सा है। पहला, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। फर्स्ट, partners are bound to carry on business of the firm to the greatest common advantage. The first duty is all partners to work for greatest common advantage. तो सारे पार्टनर क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे। ये फर्स्ट प्राइमरी ड्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज मींस both the partners will function in such a manner that they will create a beneficial interest for each other। ठीक है, तो दोनों पार्टनर एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, तो एक दूसरे के साथ कॉमन एडवांटेज की बात करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक पार्टनर एक स्किल से फायदा उठा रहा है और दूसरे पार्टनर को उसी स्किल से लॉस मिल रहा है ना। तो अगर दो पार्टनर बने हैं आपस में तो वो इस तरीके से काम करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति काम करेगा तो दोनों का फायदा हो, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे। तो सपोज मैं पार्टनर हूं, आई एम अ पार्टनर विद अ गोल्ड स्मिथ, आई हैव स्पेंडेड मनी एंड दिस पर्सन इज एन एक्सपर्ट, ही है ना, ये एक सुनार है जिसको सोने की अच्छी परख है। तो जब भी सोना खरीदेगा वो इस तरीके से खरीदेगा कि ताकि दोनों को फायदा हो। ऐसा ना करे कि मुझसे पैसे ले कि 22 कैरेट के और खरीद ले 18 कैरेट का, पैसे ले 24 कैरेट के और खरीदे मार्केट से 22 कैरेट का, है ना, तो डबल फायदा। दिस इज नॉट राइट। तो आप दोनों के एडवांटेज के लिए काम करोगे। ये जो भी आपकी स्किल होगी पार्टनर की वो एक दूसरे को बेनिफिट करने के लिए यूज करोगे। ये प्राइमरी ड्यूटी है पार्टनर्स की। सेकंड, टू बी जस्ट एंड फेथफुल। पार्टनर्स हमेशा एक दूसरे से फेथफुल में काम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे अपने आप को एक दूसरे को, फ्रॉड नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ। और अगर करेंगे फ्रॉड, अभी देखेंगे यही चीज जब हम पढ़ेंगे इसका कनेक्शन मिलेगा हमको आने वाले सेक्शंस में 13 में 16 में, कि जहां पर पार्टनर्स फ्रॉड कर रहे हैं या पार्टनरशिप फर्म पार्टनर के साथ फ्रॉड कर रही है, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, उसको इंडेमनीफाई कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि अगर पार्टनर फ्रॉड करता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो फर्म को अपने फ्रॉड से जो लॉस हुआ है उसके लिए क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइमरी ड्यूटी है क्या, कि दे विल वर्क फॉर द जस्ट एंड गुड फेथ। ठीक है, वो एक दूसरे के बेनिफिट और गुड फेथ के लिए काम करेंगे। तो अगर वो फ्रॉड करेगा तो फिर वो प्राइमरी ड्यूटी को ब्रीच कर रहा है। ठीक है, एंड हेंस वी हैव टू इंडेमनीफाई। आगे पढ़ेंगे। सी, to tender true accounts and full information, no, to reveal all account and information of partnership firm to the partners। ठीक है, तो जो पार्टनर्स हैं एक दूसरे से कुछ भी अकाउंट्स या कोई इंफॉर्मेशंस जो मिल रही है बिजनेस रिलेटेड वो छुपाएंगे नहीं, है ना। ऑल पार्टनर्स हैव द एक्सेस टू द अकाउंट्स, ऑल पार्टनर हैव द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म।
तो सेक्शन 9 बेसिकली ये 3 प्राइमरी ड्यूटीज बता रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10, section number 10 is a 4 primary duty. Section number 10 D, this says every partner shall indemnify the firm for any loss caused by it by his fraud in the conduct of the business. पढ़ा नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा था ना? ये इसी से कनेक्टेड है, टू बी जस्ट एंड फेथफुल से डायरेक्टली कनेक्टेड है। दैट इज इफ एनी फ्रॉड caused to firm by fraudulent act of partner, partner shall indemnify the firm. तो अगर पार्टनर्स के फ्रॉडुलेंट एक्ट से कुछ भी लॉस होता है तो क्यों? क्योंकि दिस इज अ म्यूचुअल, सेक्शन 9 हर जगह प्ले करने वाला है। तो कॉमन एंड ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ट्रस्ट एंड फेथ, राइट। अगर ट्रस्ट एंड फेथ ब्रीच किया, आपने फ्रॉड किया है, तो जितना भी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया आपके फ्रॉड की वजह से, आप उसकी भरपाई करोगे, आपको रिकवरी देना पड़ेगी। बट फ्रॉड की आपने फ्रॉड किया हो, ऐसा नहीं है कि यू हैव मिसजज समथिंग। दो पार्टनर हैं, ट्रेडिंग में डील करते हैं, एक पार्टनर ने ट्रेडिंग करी, जेन्युइनली की, बट ट्रेडिंग फेल हो गई, लॉस हो गया। दिस लॉस इज नॉट टू बी इंडेमनिफाई। कौन सा लॉस? जो उसके फ्रॉड की वजह से हुआ, उसने फ्रॉड क्रिएट किया है और उससे पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, है ना। तो उसने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म से स्टॉक खरीदवा दिए, और कौन सी कंपनी के खरीदवा दिए? शेल कंपनी के खरीदवा दिए, जो उसकी ही कंपनी है और उसको पता है डूबने वाली है ना। तो उसने लॉस कर दिया अपने फ्रॉडुलेंट एक्ट से, अब वो लायबल है। सेक्शन 10 में ही हैव टू पे, ठीक है। सेम वे सेक्शन नंबर 11, अगेन इट्स अ 8, 9, 10, वो 9, 10 and 11 are the primary duties. 11 again, subject to the provisions of this act. Subject to the provision of this act मतलब law, not contract. The mutual rights and duties of the partner may be determined by the contract between the parties, and such contract may be express or may be implied. Such contract may be varied by the consent of the partners, and such consent may be expressed or may be applied. Section 11E, other mutual duties may be fixed by the partners. Simple. This is the last rights and duties कि partners चाहे तो अपनी और apart from this A B C D, है ना, apart from this वो जितनी भी rights and duties है वो खुद से fix कर सकते हैं, mutual rights and duties fix कर सकते हैं। अगर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज फिक्स नहीं किए, सपोज कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट अबाउट, इफ पार्टनर्स हैव नॉट फिक्स्ड, if partners have not fixed mutual rights and duties, तो पार्टनर्स ने अगर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को फिक्स नहीं किया बाय कॉन्ट्रैक्ट, तब हमें कहा जाना पड़ेगा? तब हम समझेंगे जनरल और आई कैन से बेसिक ड्यूटीज एंड राइट्स अवेलेबल। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट, तो प्रिंसिपल जो राइट्स हैं वो तो रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल राइट्स कुछ अदर बेसिक ड्यूटीज हैं जो अगर कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो वेरी कर सकती है, वो चेंज कर सकती है, पार्टीज हैव अ पावर टू चेंज देम, बट इफ पार्टीज हैव नॉट मेक एनी चेंज, तो ये बेसिक ड्यूटीज कैसे एग्जिस्ट करती हैं
वो सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 17 के बीच में दी गई है ना। हम उसको एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ एग्जैक्टली इम्प्लाइड है ना, एब्सोल्युटली है ना। तो व्हाट आर द बेसिक राइट्स एंड ड्यूटीज which can be implied upon the partners if they have not written in a contract? ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है तो ऑब्वियस है वेरिएशंस अवेलेबल हो जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्ट अगर साइलेंट है तो वो कौन सी ड्यूटीज है जो इम्प्लाइडली मानी जाती है कि ये तो बेसिक ड्यूटीज हैं जो आपको परफॉर्म करनी है, या फिर ये बेसिक राइट्स हैं जो आपको परफॉर्म करने चाहिए। वो क्या है, एक एक करके पिक करते हैं, राइट। बहुत इजी से है, कुछ इतना हार्ड है ही नहीं। शायद अभिषेक ने पढ़ा भी दिया होगा, है ना। अब ये मत बोला इसमें भी चेंज है, सेम ही है ना, सेम ही है, इसमें कुछ तो है नहीं, क्योंकि इसमें तो कंसेप्ट ही नहीं था। बट ये है कि बच्चों ने बोला कि सर एक बार इसको रिवाइज करा दीजिएगा, तो मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ कि ठीक है। बस रीडिंग करने का थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो, और पुट ऑन करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। चलिए सेक्शन 12, तो फर्स्ट, और आई कैन से इम्प्लाइड राइट्स एंड ड्यूटीज है ना, implied rights and duties. The first implied right and duty is given under section 12. क्या है? Subject to the contract between the parties. Subject to the contract between the parties. What do you mean by this? नहीं, subject to the contract between the parties. Exactly. That means section 12 is a subject to the contract. That means पहले हम contract देखेंगे, अगर contract में इन duties के बारे में बात की गई है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वाली ड्यूटीज मानेंगे, बट इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट देयर तो ये इम्प्लाइड ड्यूटीज है, ठीक है, जो सेक्शन 12 में दी है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आया? दैट मीन्स हाँ तब बात अलग है, तब सेक्शन 12 नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो ड्यूटीज हम सेक्शन 12 में अभी पढ़ने वाले हैं दैट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज हैव अ राइट टू चेंज देम। तो अनलाइक सेक्शन 9, 10 एंड 11, जो सेक्शन 9 में, 10 में, 11 में है, उसे पार्टीज चेंज नहीं कर सकती, वो तो रहेंगी, वो प्रिंसिपल है ना, उस पे ही पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। ये जो है ये बेसिक्स है, ये इम्प्लाइड ड्यूटीज है। ये पार्टीज चाहे तो कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, हटा भी सकती है, वेरिएंट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और कुछ नहीं कर रही है तो ये तो है ही है, इम्प्लाइड है। फर्स्ट, every partner has a right to take part in the conduct of the business. First, every partner have a right to participate every partner have a right to participate in a business. तो जितने भी पार्टनर हैं उन सबका राइट है कि वो अपना पार्टिसिपेट करें, बट यस आप अगर देखेंगे तो हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट भी पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ साइलेंट पार्टनर, रिमेंबर? तो देयर आर सर्टेन पार्टनर्स व्हिच आर नॉट फंक्शनिंग, देयर आर साइलेंट पार्टनर इन द पार्टनरशिप्स, ठीक है। तो ऑब्वियस है प्राइमरी बेसिक ड्यूटी है कि सबको काम करना चाहिए, बट पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बोल सकती है कि भैया आई एम ओनली पुटिंग माई मनी और वैल्यू इनटू दिस, है ना, बट आई विल नॉट बी डूइंग एनी वर्क, रादर आई विल बी हैविंग शेयर इन द प्रॉफिट, पॉसिबल है ना। तो नॉट नेसेसरी, तो वो पार्टीज पे डिपेंड करता है। इफ पार्टीज आर नॉट हैव नॉट फिक्स द मैनर ऑफ वर्किंग, तो पार्टीज में फिक्स द मैनर ऑफ वर्किंग कि इन दिस पार्टनरशिप ओनली एक्ट A, B, C, D are the partner, but A and B all will be active partner and C and D will be the sleeping partner. They can be possible, ठीक है, they can do that. Second, every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of business. That is, all partners to work with due diligence. What do you mean by attend diligently or work diligence? That means they must act with a due care and caution, है ना, वो पूरा प्रिकॉशन लेके चलेंगे। They will not do anything in a manner
दैट मे अफेक्ट द बिजनेस, है ना, वो बिजनेस को अफेक्ट करने वाले काम नहीं करेंगे। सेकेंड, थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड, any difference arises in an ordinary matter connected with business may be decided by majority of the partners, and every partner shall have a right to express his opinion before the matter to be decided, but no change may be made in the nature of a business without the consent of all partners। तो बेसिकली क्या बात बोल रहे हैं, कहते हैं डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, कहते हैं अगर देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर, तो बोलते हैं डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर कैन बी ऑफ टू टाइप, connected to business transaction, connected to business transaction, और थर्ड है connected to the business nature। कहते हैं अगर डिस्प्यूट अराइज होता है रिलेटेड टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन, किसी को सप्लाई का डिस्प्यूट अराइज हो गया है, प्रोडक्शन का डिस्प्यूट अराइज हो गया है, पेमेंट का डिस्प्यूट अराइज हो गया है, तो कह रहे हैं अगर ये डिस्प्यूट अराइज हुआ है तो क्या होगा, ये जो डिस्प्यूट है मेजॉरिटी से डिसाइड हो जाएगा, मेजॉरिटी विल बी डिसाइड। दैट मीन्स अगर 5 पार्टनर है तो 4 अगर एक साथ सोच रहे हैं तो 5वें को भी उनकी बात मानना पड़ेगी, या 5 पार्टनर है 3 एक सोच रहे हैं 2 एक सोच रहे हैं, तो जो मेजॉरिटी कहेगा उसके फेवर में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बट अगर डिस्प्यूट रिलेटेड है बिजनेस नेचर, बिजनेस नेचर मतलब फर्म का नाम चेंज करना है, नया पार्टनर लेके आना है ना, पहले वो इंपोर्ट कर रहे थे अब उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है ना, पहले प्रोडक्शन थे अब वो रिटेलर में जा रहे हैं, है ना, दे आर चेंजिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस, पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट से अब कॉलेज बना रहे हैं, बेसिक जो जिसकी वजह से पार्टनरशिप थी वो बेस चेंज हो रहा है, तब क्या होगा, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, with the consent of all partners, this will be changed with the consent of all partners, not by majority, this will be done with the consent of all partner। but याद रखिएगा सेक्शन 12 is subject to contract, तो this is a basic, but suppose partners during the partnership, जब वो अपना पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, अगर तभी उन्होंने वहां पे लिख दिया कि जितने भी डिस्प्यूट है वो डिसाइड होंगे मिस्टर एक्स की डिसीजन पे, फाइनल होगा, तो सपोज ए बी सी डी आर द पार्टनर्स, उन्होंने लिखा आउट ऑफ दिस जो भी डिस्प्यूट किसी भी नेचर का, वेदर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन और वेदर ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस, विल बी फाइनली डिसाइडेड बाय मिस्टर ए ओनली, खत्म कहानी। फिर क्या लगेगा, फिर दैट क्लॉज विल अप्लाई, नॉट दिस। बट अगर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है इस पे, तो दिस इज द प्रोसेस, है ना, तो ये जो बात है सेक्शन 12 की, दिस इज सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। तो अगर उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो उन्होंने अगर लिख दिया है नहीं इट इज नॉट मेजॉरिटी, रादर द डिसीजन ऑफ ए एंड बी विल बी द फाइनल, तो फिर मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, ए एंड बी विल बी फाइनल, फिर कंसेंट ऑफ और पार्टी की जरूरत नहीं है, ए एंड बी विल बी द फाइनल, ठीक। फोर्थ, every partner has a right to have access to and to inspect and copy and of the books of the firm, so every partner have a right to inspect records of partnership, so whatever business transactions are happening in the partnership firm, सारे पार्टनर्स के पास राइट है कि वो उनको जब मन चाहे ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अगेन इट इज सब्जेक्ट टू द
कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिख दिया नहीं, रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड बाय मिस्टर सी, तो फिर बात अलग हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और बोला कि वेन एवर inspection is required to be done, the books will be inspected by A and B only. Other than that, C and D if want to inspect, they need a permission. फिर वो सिचुएशन अलग हो जाएगी, राइट। बट अगर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, दिस इज द सिचुएशन। फोर थिंग्स। फिफ्थ is found under section number 13. If you see section number 13, further list is given under section number 13, that is the fifth. Subject to the contract between the partners. First, a partner is not entitled to receive remunerations for taking part in the conduct of the business. First, that is fifth, partners have not entitled. Partner not entitled to remunerations. But if you see, salaries या remunerations partner नहीं ले सकते. But again, subject to the contract. We have seen salaried partner concept also. Working partners होते हैं, salaried partners होते हैं. There can be a partners who is sharing the profit also, and is taking the salary also. There are partners. But again, what is this? Because it is subject to the contract. तो 12, 13, 14 जितने पढ़ने वाले हैं वो subject to the contract है. It is a changeable thing. It can be changed. Same way if you see sixth situation, that is 13th B. The partners are entitled to share equally in the profit earned and shall contribute equally to the losses sustained by the firm. Partners are entitled and liable for profit and share, profit and loss equally. They are entitled for the profit and loss equally. Again same process. अगर पार्टनरशिप फर्म ने डिसाइड कर दिया है कि भैया तुमको 10% मिलेगा, तुमको 20-30, तब बात अलग हो जाएगी। या फिर हमने जब पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तो हमने जब पार्टनरशिप कंसेप्ट को समझ रहे थे तो हमने एग्जांपल करे थे कि देयर कैन बी अ पार्टनर जो लॉस नहीं ले रहा है ना, बट ही इज शेयरिंग द प्रॉफिट, बट ही इज नॉट शेयरिंग द लॉस। देयर कैन बी अ पार्टनरशिप, है ना, इफ यू रिमेंबर, है ना, देयर कैन बी पार्टनरशिप। सेवेंथ सिचुएशन, where the partner is entitled to interest on a capital subscribed by him, such interest shall be payable out of the profit. That is, if partner put extra money in firm as I can say debt, है ना, then interest to be paid from profit, है ना, जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट से जाएगा। कैसे, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी है पार्टनर्स। ए ने क्या किया है, इसके अंदर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हुए ऑन 10% इंटरेस्ट। अब सपोज ये फर्म ने प्रॉफिट बनाया, लेट इट बी प्रॉफिट इज 40,000, तो ये प्रॉफिट 40,000 है। पहले इस प्रॉफिट में 40,000 में से क्या निकलेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट निकालोगे, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 इंटरेस्ट रेट to be given to ए को 10,000 रुपए एज अ क्रेडिटर चले जाएंगे। बाकी कितना बचा, रिमेनिंग क्या है, 30,000। अब ये 30,000 इक्वली डिवाइड हो जाएगा ए बी सी डी में।
कितना 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 डिवाइड हो गया, 4×3 = 12 है ना, तो लगभग लगभग 7,500 के आसपास है ना, तो लगभग 7.5 7.5 7.5 7.5 सबको चला गया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए के पास कितना पहुंचा, 10,000 प्लस 7.5 है ना, बट वो जो 10,000 है वो इंटरेस्ट में से आ रहा है। तो बी सी डी ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं वो जो आपका आपने जो 1 लाख रुपए डाले थे वो उसका इंटरेस्ट हम आपके प्रॉफिट के हिस्से में से देंगे, नहीं। बिकॉज पार्टनर इज, अगर कभी भी कोई पार्टनर एक्स्ट्रा मनी डाल रहा है अपने शेयर से, तो इट विल ऑलवेज गो लाइक अ सब्सक्राइब्ड अमाउंट और इट विल गो लाइक अ एक्स्ट्रा डेट, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो पहले से फिक्स कर लेते हैं तो बात अलग है। ठीक है, 7th 8th पॉइंट इज सेम, डी वाला जो मैं रीड कर रहा हूँ सेम ही है, बट वहां पे इंटरेस्ट रेट फिक्स किया है। बोलते हैं अ पार्टनर मेकिंग फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एनी पेमेंट और एडवांस पे बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही एग्रीड टू सब्सक्राइब इज एंटाइटल टू द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। जो इंटरेस्ट का रेट उन्होंने बताया वो कितना है, 6% पर एनम है। सिंपल, ये हम पढ़ चुके हैं, हमने 10 लिखा हो बट इट कैन बी 6, बट सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट है ना, इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो 10 भी हो सकता है, व्हाई नॉट, जहाँ पे फिक्स नहीं है वहां पे 6% है। 8th पॉइंट 13E, the firm shall indemnify a partner in respect of payment made in respect of the payment made and liabilities incurred by him in the ordinary and the proper conduct of business and in doing such act in an emergency for the purpose of protecting from the loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। तो बेसिकली क्या है, पार्टनर acted in good faith, emergency, for benefit of business, if suffered any loss, suffered any personal loss, a firm to indemnify। तो एग्जैक्टली उल्टा है, जैसे पार्टनर अगर फ्रॉड करता है तो पार्टनर इंडेमनिफाई करेगा फर्म को, सिमिलरली पार्टनर फ्रॉड नहीं करता बट फिर भी उसको कोई लॉस हो जाता है और वो उसका पर्सनल लॉस है, उसकी पर्सनल अमाउंट का लॉस है, फर्म को उसको इंडेमनिफाई करना पड़ेगा। वेरी सिंपल, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट अगेन। Similarly, if partner commit loss to firm by his negligent act, he have to indemnify the firm। तो अगर उसे पार्टनर ने, तो अगर पार्टनर ड्यू डिलिजेंट था, लॉस हो गया, फर्म इंडेमनिफाई करेगी, और अगर वो नेग्लिजेंट था और फर्म को लॉस हो गया तो वो इंडेमनिफाई करेगा। वेरी सिंपल, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल ड्यूटीज। मैं और आप पार्टनर हैं, आपने कोई काम किया और आपने बहुत केयर से क्वेश्चन से काम किया जो एक नॉर्मल आदमी को अपने बिजनेस में करना चाहिए, यू डिड इन दैट मैनर, और वो करते वक्त आपका खुद का पर्सनल लॉस हो गया, मॉनेटरी लॉस। तो जितना भी लॉस आपको हुआ है उस काम करते वक्त,
फर्म आपको उन सब की भरपाई करके देगी, नॉर्मल। सिमिलरली आप काम कर रहे थे और आप कैसे थे, आप नेग्लिजेंट थे, है ना, यू आर नॉट एक्टिंग इन अ गुड फेथ और यू आर नॉट एक्टिंग इन अ गुड ड्यू डिलिजेंस। तो आपने ड्यू डिलिजेंस में काम नहीं किया, आपने विलफुल निग्लेक्ट किया है, और उस विलफुल निग्लेक्ट की वजह से फर्म को लॉस हो गया है, आप फर्म को पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अनाज खरीद रहे थे, तभी मार्केट में एक अफवाह फैल गई, ठीक है, र्यूमर आ गया कि प्राइस इज गोइंग टू बी हाई बाय 1000 रुपीज, और यू आर इन टू द मार्केट, है ना, और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एज अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई आदमी जैसे जानता है वो अपने अमाउंट को बढ़ा लेता है कि ठीक है मैं स्मॉलर अमाउंट पे ज़्यादा खरीद लेता हूँ। तो आपने क्या किया, 50 अमाउंट्स ऑफ या 50 बैग्स ऑफ ग्रेन खरीदने थे, उसकी जगह आपने क्या किया, 100 बैग्स ऑफ ग्रेन खरीद लिए, अपना जो फंड था वो भी उसमें लगा दिया। यू एक्टेड एज अ नॉर्मल बिजनेसमैन, बट price does not get high, but you have paid extra money for that 50 bags, the firm will pay you for that 50 bags, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली सपोज आपने वो बैग खरीदे, आपको पता है कि बारिश आने वाली है, और स्टिल आपने क्या किया, उन बैग को ओपन एरिया में रख दिया, और बारिश आने की वजह से ऑल द ग्रेन्स गेट डिस्ट्रॉयड। तो आपने जितने भी ग्रेन खरीदे थे वो सब क्या हो गए, खराब हो गए। किसकी वजह से खराब हुए, बारिश की वजह से। बट क्यों खराब हुए, बिकॉज यू हैव नॉट एक्टेड कॉशनली, है ना, आपने नेग्लिजेंट एक्ट किया, बिकॉज यू आर अवेयर कि रेन इज अबाउट टू कम, आपको उसका शेल्टर करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तब जो फर्म को लॉस हुआ है वो कौन पे करेगा, आप पे करोगे, यू हैव टू इंडेमनिफाई द फर्म, ठीक। नो ड्यूटीज हो गई। 10th, अब ये बेसिकली ड्यूटीज नहीं है, ये डिक्लेरेशंस ही है, दैट इज सेक्शन नंबर 14, 15 16 ड्यूटीज तो नहीं है बस, लेकिन फिर भी ड्यूटीज में रीड करते हैं, बेसिक है। अगेन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट भी नो कि इसको चेंज किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म इंक्लूड्स all property and rights and interest in a property originally brought into the stock of the firm, acquired by purchase or otherwise by or for the firm and for the purposes and in course of the business, includes also the goodwill of a business। तो बेसिकली कहते हैं all property and goodwill of firm is property of firm only। तो जो फर्म की गुडविल है या फर्म की जो प्रॉपर्टीज है, मूवेबल इमूवेबल, जो आपने खरीदा है, लैपटॉप्स आपने खरीदे, है ना, जो भी आपने सामान खरीदा, वो सब फर्म की प्रॉपर्टी माना जाएगा, वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और जो गुडविल है वो भी प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? इसी से कनेक्टेड है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल ऑलवेज बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द फर्म ओनली, है ना, पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए काम में नहीं लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म will always be used for, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए, बहुत जल्दी आ गए, for business of firm only, ठीक है। अंडर सेक्शन 15, the property of partnership firm will be used for the firm only। Section number 15, subject to the contract between the partners, the property of a firm shall be held and used by the partners
exclusively for the purposes of the business only, that is partnership firm के business के लिए, है ना, right. These are the rights and duties. Apart from that 16 17 are simple declaration, just want to read it, है ना, उसको पढ़ते हो, नहीं समझ में आया तो बताइएगा. 16 is saying subject to the contract between the partners, if a partner derives any profit for himself from any transaction of a firm or from the use of a property or business connection of the firm or the firm name, he shall account of that profit pay it to the firm. If the partner carry on any business of the same nature and competing with that of firm, he shall account for and pay to the firm all profits made by him in that business. बेसिकली जब भी हमने बोला ना सेक्शन 9 क्या कहता है, पार्टनर विल डू फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट, दे मस्ट वर्क फॉर अ कॉमन गुड एडवांटेज, है ना, गुड फॉर अ कॉमन वेलफेयर. उसी के लिए सेक्शन 16 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू सेक्शन 9 और से कहता है कि अगर एक पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म के से रिलेटेड बिजनेस के कनेक्शंस को इस तरीके से यूज किया कि वो अपना पर्सनल प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो वॉट एवर प्रॉफिट ही विल गेन दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, वो फर्म का माना जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग माई पर्सनल बिजनेस एंड आई एम अ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, और मैंने क्या हुआ है पार्टनरशिप फर्म में जो कनेक्शन है उनको यूज करके अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमा लिया है, पर्सनल बिजनेस में. तो जो पर्सनल बिजनेस में मैं प्रॉफिट्स कमा रहा हूँ वो माना जाएगा वो प्रॉफिट्स किसके हैं, वो फर्म के हैं. सिमिलरली मैंने क्या किया है, मैंने जो जिस फर्म के साथ मैं पार्टनर हूँ वैसा ही कॉम्पिटिंग बिजनेस खोल लिया मैंने. तो सपोज ही इज अ पार्टनर टू मी ना जिया जुडिशियल्स, है ना, तो ये जिया जुडिशियल मेरे साथ पार्टनर है, हम दोनों ये बिजनेस करते हैं, ये पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं. और इसने क्या किया, यही सेम सिस्टम अपने घर पे जाके रोहतक में ही ओपन अप अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड इज अ रनिंग बिजनेस एंड यूजिंग ऑल दी प्रोडक्ट्स ऑफ जिया जुडिशियल, चेंजिंग नेम वहाँ पे और कॉम्पीट कर रहा है. और वहाँ से जितने भी एडमिशन आते थे उन सबको क्या किया है, वहीं पे रोक लिया है कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वी आर हेयर ओनली, दिस इज. तो क्या होगा वहाँ पे जो ये जितने भी प्रॉफिट कमाएगा उस बिजनेस से वो किसके हैं, जिया जुडिशियल के. बिकॉज पार्टनर्स, ऐसा नहीं पार्टनर कैन नॉट डू बिजनेस, पार्टनर्स कैन डू बिजनेस बट दे कैन नॉट डू कॉम्पिटिंग बिजनेस विद द पार्टनरशिप. सेम वे वो बिजनेस को करते वक्त पार्टनरशिप, अगर वो पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म का नाम यूज नहीं करेंगे, पर्सनल नेम यूज करेंगे, ठीक है. तो पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू डू द कॉम्पिटिंग बिजनेस. तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है. तो दीज आर द राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन द पार्टनर्स. अब जो सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इन रिलेशन टू अ थर्ड पार्टी, यानी कि जिसके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं. तो हम आपस में जो रिश्ता है वो तो है ही, बट हम थर्ड पार्टी से किस तरीके से डील करेंगे उससे रिलेटेड कनेक्शंस जो है दैट इज गिवन अंडर चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 इजी सा है ना, चैप्टर 4 तक तो आज कंप्लीट कर ही लेते हैं, है नहीं है, इजी है नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर रहा हूँ, व्हाई नॉट.